चलिए तो आज का सेशन यहीं से शुरू किया जाए। देखा जाए दुनिया में किस देश की आबादी में गिरावट देखने को मिली है। तो दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसकी आबादी अब बढ़ने की बजाय घट गई है। वो देश है कौन सा? वो देश है चीन। चीन एक ऐसा देश है जिसकी आबादी अब बढ़ने के बजाय घट गई है इस साल 2022 में। अगर हम इसकी चर्चा आपसे करें चीन की इसके पहले अगर आबादी देखी जाए ना, एक बार ऐसा वाकया हुआ था 1961 में जब इसकी आबादी बढ़ने के बजाय घट गई थी। और अब अगर देखा जाए 2022 में, तो 2022 में इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने की बजाय घट गई है। अच्छा, इसके घटने के पीछे वजह क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं ना। अभी हाल ही फिलहाल में चाइना में जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला तो है ही वो देश, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या थी, इसलिए वहाँ की सरकार ने वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था। वन चाइल्ड पॉलिसी यानी कि पूरे चीन में जितने भी परिवार हैं वे अपने परिवार में केवल एक ही बच्चे कर सकते हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी थी उनकी। अगर उससे अधिक अगर बच्चे उनके यहाँ होते थे तो उनको सरकारी नौकरी देने में प्रॉब्लम्स होती थी। प्रॉब्लम होने का क्या मतलब है कि फिर सरकार ना उन्हें सरकारी नौकरी में उनके लिए जो कुछ रिजर्वेशन होता था उसे कम कर देती थी, यानी कि उसमें आपको ज़्यादा कोई लाभ नहीं मिलने वाला होता था। तो जो वन चाइल्ड पॉलिसी आई है इसके तहत प्रत्येक परिवार में केवल एक ही बच्चे करने की जो बात वहाँ पर चल रही थी ना, इसकी वजह से वहाँ पर अभी जो है कि पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिली है। और क्या हुआ ना कि अभी जो कोरोना काल आया था ना, इस कोरोना काल में वहाँ पर डेथ रेशियो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी अगर मैं आपसे बात करूँ ना, जो जन्म दर वहाँ पर है, जन्म दर कम हो गई, मृत्यु दर ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से भी वहाँ पर पॉपुलेशन कम हुई। अगर वर्तमान में बात की जाए ना कि वहाँ जो जन्म दर थी, जन्म दर जो है वो अभी थी 6.77। इसका क्या मतलब है? 6.77 पर 1000, यानी कि 1000 परिवारों में यानी 1000 लोगों में 6.77 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो डेथ रेशियो जो था वो था 7.37 पर 1000। ये जन्म दर है और ये है मृत्यु दर। आपका मृत्यु दर इससे जरा हम लोग समझते हैं। अगर देखें जो जन्म दर है यानी कि प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में अगर 6.77 बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो डेथ रेशियो है मरने वालों को 1000 लोगों में 7.37 लोग मर जा रहे हैं, यानी कि मर रहे हैं ज़्यादा, मर रहे थे ज़्यादा, पैदा हो रहे हैं कम। इससे वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अब कम हो गई है। और लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो आज भी वहाँ की जो पॉपुलेशन है वह 141 करोड़ है, यानी कि 1 अरब 41 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है। और दूसरे नंबर पर कौन है? हम, मतलब इंडिया वाले, भारत महान। ये है कि 121 करोड़, 121 करोड़। अभी हम लोग चीन को दावा भी कर रहे हैं ना कि आने वाले 2030 से 35 सन तक हम लोग चीन को पछाड़ ही देंगे, जनसंख्या के क्षेत्र में पछाड़ देंगे। बाकी हाँ, बाकी सब चाहे जहाँ रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। WHO ने युगांडा को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? WHO ने युगांडा को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? इसे मुक्त घोषित किया गया है इबोला बीमारी से। इबोला बीमारी अब हाँ समझाते आप। युगांडा एक देश है, युगांडा देश है जिसे अब इबोला मुक्त घोषित किया गया है। अब इबोला है क्या, इसे जरा समझते हैं ना। इबोला एक वायरस था और इस वायरस की वजह से ना लोगों में रक्तस्रावी बुखार हो जाता था। इबोला की वजह से बुखार हो जाता था, और जो ये अगर रक्तस्रावी बुखार होता था उसमें शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड निकलने लगता था, और यह एक संक्रमित बीमारी भी थी। अगर वह व्यक्ति जो इससे प्रभावित अगर है वह अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर टच भी कर लेता है तो उसे भी वह बीमारी हो जाती थी। लेकिन युगांडा ने कारगर कदम उठाया और जिससे अब WHO ने उसे इबोला मुक्त कर। अच्छा, इबोला नाम आया कहाँ से? तो आपको पता है ना, अफ्रीकी एक देश है जिसका नाम है कांगो गणराज्य। उस कांगो गणराज्य में एक नदी है जिसका नाम है इबोला, और इसी नदी में इबोला वायरस पहली बार पाया गया। इसी नदी में इबोला जो वायरस है वो पहली बार पाया गया, इसीलिए उसे इबोला वायरस नाम दे दिया गया।
और इबोला वायरस की वजह से ही होता है रक्तस्रावी बुखार। इस बुखार में लोगों के शरीर के विभिन्न हिस्सों से ब्लड निकलने लगता है जो जल्दी बंद नहीं होता है। तो ये कुछ वजह है। इबोला वायरस यानी इबोला जो बीमारी है उसे अब युगांडा को मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसे मुक्त घोषित किसने किया है? WHO। WHO ने इसको अगर मुक्त घोषित किया है तो WHO के विषय में भी थोड़ा बहुत जान लिया जाए। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। और अगर हम बात करें इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है? एस्टेब्लिशमेंट इसका है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। और अगर बात करें इसका हेड यानी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम इनका नाम है। ये तो कुछ बात हुई है। और अगर युगांडा के विषय में भी अगर जाना जाए, युगांडा जो देश है इसे इबोला मुक्त घोषित किया गया है। तो युगांडा है, युगांडा की अगर हम कैपिटल के बात करें तो युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर इस समय है उनका नाम है रॉबिन नंबाजा। रॉबिन नंबाजा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और युगांडा की जो कैपिटल है वो है आपकी कंपाला। ये कुछ जानते रहेंगे। चलिए चलते हैं आगे। मौसम विज्ञान विभाग ने देश में कितने डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है? मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे देश में कितने डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर है 3। अभी 3 डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। ये मौसम विज्ञान विभाग करेगा। अच्छा जरा इसके विषय में समझते हैं ना कि जो डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क है इसका काम क्या है। अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे देश में अभी तक एक ही हेडक्वार्टर था पुणे में। जो मौसम विज्ञान विभाग है इसका काम क्या है कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना इसका काम होता है। लेकिन अभी क्या था कि केवल एक ही हेडक्वार्टर इसका था जहां से पूरे भारत के मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता था। इससे क्या होता था कि बहुत सटीक तरीके से पूर्वानुमान मौसम का नहीं लग पाता था। इसलिए अभी मौसम विज्ञान विभाग ने क्या किया है कि 3 अन्य जगह पर नए नए राडार नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। ये 3 जगह किए गए हैं। कहाँ कहाँ किया गया है? पहली बार अगर बात करें हम तो एक है आपका जम्मू कश्मीर है। और एक है आपका उत्तराखंड है। और एक है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ 3 स्थानों पर डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क स्थापित किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने ऐसा स्थापित किया अभी 3 जगह। लेकिन अभी इसका लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य इसका क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक पूरे देश में 2025 तक पूरे देश में स्थापित कर दिया जाएगा। क्या स्थापित कर दिया जाएगा? डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क। यानी कि डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क को पूरे देश में स्थापित कर दिया जाएगा। अच्छा इससे क्या होगा? अभी क्या होता था ना कि जो ये आपका मौसम विज्ञान विभाग था इसकी केवल एक जगह उसकी संस्था थी। पूरे भारत का अगर पूर्वानुमान लगाना होता था मौसम का तो वो सही तरीके से लग नहीं पाता था। अब जब विभिन्न जगहों पर अगर लग जाएगा तो किसी विशेष क्षेत्र का भी अगर हमको मौसम की पूर्वानुमान अगर लगाना होगा तो वह बहुत सटीक हम लगा पाएंगे। कभी कभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी पूर्वानुमान तो हो जाता था कि फला डेट में बारिश होने वाली है या गर्मी होने वाली है, लेकिन एक्चुअल में उस दिन होता नहीं था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि एक ही तो उसका केंद्र है और उसी एक ही केंद्र से पूरे भारत के मौसम का पूर्वानुमान लगाना बड़ा कठिन कार्य था। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो जो मौसम है वो बदल जाता था, नहीं हो पाता था ऐसा। लेकिन अब अगर ऐसा हो गया है, अभी तो केवल 3 ही संस्थाएं नेटवर्क स्थापित किए गए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही अभी किया गया है। आगे 2025 तक पूरे देश में इसको स्थापित कर दिया जाएगा। जब पूरे देश में इसको स्थापित कर दिया जाएगा तब किसी भी जगह का जो सटीक ये है मौसम की जो जानकारी होगी वो सटीक तरीके से हो जाया करेगी। चलिए ठीक है। अगर हम आगे और बात कुछ करें, जैसे मौसम विज्ञान विभाग है ना, मौसम विज्ञान विभाग अगर है तो इसके विषय में अगर कुछ बातचीत किया जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो है 1875 है। और अगर हम बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका नई दिल्ली में। अच्छा इसके हेडक्वार्टर के विषय में काफी कंफ्यूजन होती है लोगों को। जिस समय
मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी ना, उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था उसे कलकत्ता में स्थापित किया गया था। पहले जब इसको स्थापित किया गया तो पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में बनाया गया, लेकिन कलकत्ता के बाद उसके बाद फिर से शिमला गया, शिमला से फिर पुणे गया। लेकिन जो वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। अभी भी कितने लोग मौसम विज्ञान विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे तक ही जानते हैं, लेकिन अब उसको हाल फिलहाल में नई दिल्ली उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी बात है। चलिए आगे चला जाए, आगे चलते हैं। नीर कुरंजी पौधे को संरक्षण की श्रेणी में रखा गया है, यह कहाँ पाया जाता है? अच्छा, ये जो नीर कुरंजी लिखा गया है ना, नीर कुरंजी नहीं, ये नील कुरंजी है, इसे हम लोग जानेंगे। नील कुरंजी पौधे को संरक्षण की श्रेणी में रखा गया है, यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अच्छा चलिए इसकी जरा हम चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। नील कुरंजी पौधा है क्या? नील कुरंजी एक प्रकार का फूल है और इसकी एक विशेषता ये है ना कि ये पूरे 12 वर्ष में एक ही बार फूल लेता है ये, और अब इसका संरक्षण किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग एक दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर हम आपसे पूछे तो आप लोग बता सकते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां आप लोग नाम सुने हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां जो दक्षिण भारत की श्रेणी है, ये नील कुरंजी जो पौधे हैं या जो फूल है वहां पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए उस पहाड़ी का नाम भी नीलगिरी की पहाड़ी रख दिया गया है। अच्छा, पश्चिमी घाट पर पाया जाता नील कुरंजी ये पौधा, तो पश्चिमी घाट का और कोई नाम है क्या? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। जियोग्राफी की क्लास हो चुकी थी, आप लोग पढ़े भी हैं, फिर भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं ना। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम अगर हम आपसे पूछे तो दोदा बेटा, हाँ कहाँ पर है ये? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, हाँ ठीक ठीक। तो नील कुरंजी पौधे की यही विशेषता ना, 12 वर्ष में एक बार फूल लेता है। अच्छा, अभी इसका संरक्षण किया जाने लगा है, इसका संरक्षण किया जा रहा है ना कि अभी होता क्या है कि अगर आप इस फूल को अगर आप नष्ट करते हैं या फिर अगर आप उसे तोड़ते हैं, उसके लिए आप पर 25,000 रुपए का जुर्माना या 3 वर्ष की कैद भी की जा सकती है आपके लिए। इसे अगर आप नष्ट करते हैं तो नष्ट करने पर क्या होगा? 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा या फिर 3 वर्ष की कैद, 3 वर्ष की कैद भी आपको की जा सकती है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वो नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिम यानी कि दक्षिण भारत में स्थित हैं, ये चीजें हम लोग जानते रहेंगे। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में जल्लीकट्टू खेल शुरू हुआ है, यह कहाँ का प्रसिद्ध खेल है? जल्लीकट्टू ये खेल शुरू हुआ है, कहाँ का प्रसिद्ध खेल है ये है आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु का ये खेल है। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें एक बैल होता है, और हाँ खास करके अगर आपको हम जल्लीकट्टू के विषय में बताए ना, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू है उसी को मट्टू पोंगल भी कहा जाता है, तमिलनाडु में से पोंगल कहा जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें ना कि अगर ऐसे ऐसे त्योहार के नाम अगर आपको बताया जाए तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में अगर देखा जाए तो 14 जनवरी को अपने यहाँ क्या मनाया जाता है? जो खिचड़ी का त्योहार होता है ना, उसे गुजरात में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। गुजरात वगैरह उसे मकर संक्रांति कहा जाता है, अपने यूपी और बिहार में खिचड़ी कहा जाता है, और अगर बात करें तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में पोंगल उसे कहा जाता है। और अगर ऐसे असम में बात करें तो असम में एक बिहू उसको कहा जाता है, बिहू, असम में बिहू कहा जाता है, तमिलनाडु में उसी को पोंगल कहा जाता है, गुजरात में मकर संक्रांति कहा जाता है, अपने यहाँ खिचड़ी कहा जाता है। त्योहार है ये कि विभिन्न नामों से उसको जाना जाता है। तो ये जल्लीकट्टू का जो खेल है ये पोंगल के अवसर पर ही खेला जाता है। और इस जल्लीकट्टू के खेल में होता क्या है ना, एक बैल होता है, बैल का उसको सांड कहेंगे, एक सांड होता है, उस सांड की सींग में पैसा बांध दिया जाता है, और लोगों को कहा जाता है कि जो उसको मतलब कि कंट्रोल कर लेगा, ऐसे लोग होते हैं जो उस बैल को कंट्रोल करते हैं, और जो कम्प्लीटली उसको कंट्रोल कर लेता है वो विजेता घोषित किया जाता है। और विजेता घोषित होने पर उसकी सींग में जो पैसा बांधा गया होता है वो उसे पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।
तो ऐसा होता है। ये तो जल्लीकट्टू में हो गया। ऐसे ही एक खेल होता है कंबाला, कंबाला दौड़। जल्लीकट्टू होता है यहाँ पर तमिलनाडु में, ऐसे एक होता है कंबाला। कंबाला कहाँ किया जाता है? ये कंबाला जो खेल होता है ये कर्नाटक में होता है। अब ये कंबाला में क्या होता है? कंबाला में कीचड़ युक्त स्थान पर भैंसा दौड़ होती है, भैंसा दौड़, और उस भैंसा दौड़ को ही कहा जाता है कर्नाटक में कंबाला। तो कंबाला दौड़ या भैंसा दौड़ इसी को कहा जाता है, ये कर्नाटक में किया जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे ऐसे बात करें कि जल्लीकट्टू का जो खेल है वो तमिलनाडु में है, अगर किसी भी राज्य की बात आए तो आप लोगों को बताया गया कि क्या किया जाए उसका पोस्टमार्टम में। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल कहाँ पर है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। और अगर बात करें वर्तमान में वहाँ के सीएम कौन है, उनका नाम क्या है? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन वहाँ के सीएम है। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो तमिलनाडु गवर्नर कौन है? उनका नाम है आर.एन. रवि। आर.एन. रवि वहाँ के गवर्नर है। तो ये तो कुछ बात हुई इस क्वेश्चन की। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखा जाए, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? उनका नाम है शुभ्रा गुप्ता। शुभ्रा गुप्ता, शुभ्रा गुप्ता ने ये पुस्तक लिखा है, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। अब अगर किसी भी पुस्तक का नाम आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? फिर प्रीवियस डेज में जितनी भी किताबें हम लोगों ने लिखा हुआ है उस सब का सब रिवाइज एकदम से करेंगे। चलिए जरा रिवीजन हम लोग करते हैं। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि लॉकडाउन लिरिक्स किसने लिखा है? संयुक्ता दास ने लिखा है। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि द पावर ऑफ द बैलेट किसने लिखा है? सुनील अरोड़ा ने लिखा है। द मैकमोहन लाइन किसने लिखा है? जे सिंह ने लिखा है। बिलीव किसने लिखा है? प्लेइंग इट्स माय वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर। गोल किसकी है? गोल मेजर ध्यानचंद की है, मेजर ध्यानचंद की। और 280 बियॉन्ड किसकी है? 280 बियॉन्ड यह है वीवीएस लक्ष्मण की। एस अगेंस्ट ऑड्स यह भी एक पुस्तक का नाम है। एस अगेंस्ट ऑड्स यह पुस्तक लिखा है किसने? सानिया मिर्जा ने। तो ये कुछ है ना, जब कहीं पर किसी भी पुस्तक की अगर बात आए तो पीछे हम लोग जितनी भी किताबें लॉन्च हुई हैं हाल फिलहाल में उन सब को। अच्छा, ऐसे भी एक और हम लोग किए थे ना, उनका क्या नाम था? अनजान साक्षी। अनजान साक्षी किसका था? के अब्दुल गफ्फार। हाँ हाँ ठीक, ये सारी चीजें हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज इसे किसने लिखा है? शुभ्रा गुप्ता ने इसको लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बेस्ट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किस फिल्म को मिला है? हाल ही में किस फिल्म को बेस्ट क्रिटिक्स चॉइस का अवार्ड मिला है? तो ये फिल्म है आपकी RRR। यही अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल अवार्ड भी इसको मिला था ना, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इसी को मिला था ना। इसका जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, वो सॉन्ग कौन सा था? नाटू नाटू ना, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है? नाचो नाचो। हाँ अच्छा, इसमें RRR का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? RRR, चलिए हम आपको बताते हैं ना। इसका जो नामकरण किया गया था ना, इसका नामकरण किया गया था, इसके जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनका नाम है राजमौली। तो एक आर से इसका नाम हो जाता है राजमौली, राजमौली हो जाता है। और इसके जो लीड कैरेक्टर में थे, उस लीड कैरेक्टर में दो लोग थे। एक थी रामचरण, आर से रामचरण एक हो गए, और अगले थे रामा राव। तो एक हो गए रामचरण और अगले थे रामा राव। तो ये लोग थे तीन के तीनों, और तीन के तीनों को फर्स्ट लेटर आर ले लिया गया, तो RRR इसी को नाम दिया गया है। ठीक है। और भी कई लोग हैं जो इसका RRR का नाम बताते हैं, राइज, रोर एंड रिवोल्ट, यह भी बताया जाता है, राइज, रोर या रिवोल्ट। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में साइट पर मैंने भी चेक किया तो वहाँ पर यही सब मिला है कि RRR का जो मतलब है कि उसके डायरेक्टर और दो लीड कैरेक्टर जो हैं उन्हें मिला करके RRR दिया गया है। राजमौली इसके डायरेक्टर है, रामचरण और रामा राव इसमें लीड कैरेक्टर की भूमिका निभाई हुई है। तो इन तीनों के नाम का फर्स्ट लेटर लेकर के इस फिल्म का नाम रखा गया है। चलिए ठीक है, ये तो थी आज के करंट अफेयर्स की कुछ बातचीत। आज स्टैटिक जीके में भी मैं आप लोगों के सामने कुछ लाया हूँ,
उन सारी चीज़ों पर भी आज बातचीत हम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ना नीति आयोग की। नीति आयोग की अगर बात करें, इसके पहले आप लोग पंचवर्षीय योजना का नाम सुने थे? पंचवर्षीय योजना इसके पहले आती थी। जो पंचवर्षीय योजनाएं आती थी उसका निर्धारण कौन करता था? योजना आयोग करता था। लेकिन अभी हुआ क्या कि 2014 में जैसे ही सरकार चेंज हुई है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेंज हुई तो योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। कभी कभी हाल फिलहाल वनडे के एग्जाम्स में नीति का फुल नेम ही पूछ लिया जाता है। नीति का पूरा नाम क्या है? तो नीति का जो पूरा नाम है ना वो जान लेते हैं हम लोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब अगर बात करें नीति आयोग की, ये तो उसका फुल नेम हो गया। और अगर बात करें इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और अगर हम बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अच्छा, और अगर हम आगे बात करें जो इसका हेड होता है, इसका हेड कौन होता है? इसका जो हेड होता है ना वो देश का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री, वही इसका हेड होता है। और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर बात करें, ये तो इसके अध्यक्ष हो गए, इसके उपाध्यक्ष भी होते हैं। कभी कभी हम सबसे पूछ लेता है ना कि उपाध्यक्ष कौन है। इस समय तो है उपाध्यक्ष सुमन बेरी इस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। इनको लिख ही लेते हैं, सुमन बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है ना कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उनका क्या नाम था? अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी हैं। कभी कभी इसके सीईओ के विषय में पूछ लिया जाता है। इसके पहले जो सीईओ थे उनका क्या नाम था? अमिताभ कांत उनका नाम था, लेकिन वर्तमान में सीईओ भी इसके चेंज हो गए, उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। तो जो अभी इसके सीईओ हैं उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। ये कुछ चीजें जानते रहेंगे। तो नीति आयोग के विषय में अगर हम सबसे बात की जाए तो क्या होगा? नीति आयोग का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट इसका कब है? 1 जनवरी 2015 को है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। हेड इससे कौन होते हैं? पीएम होते हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। अगर सीईओ की बात करें तो उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। और अगर हम पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो उनका क्या नाम था? अरविंद पनगड़िया। और पहले अगर सीईओ की बात करेंगे तो कौन थे? अमिताभ कांत उनका नाम था। तो यह कुछ बात है नीति आयोग के विषय में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ अगर बात करें डीआरडीओ, अगर पहले इसका फुल नेम ही अगर हम लोग जान लें, पूरा अगर हम नाम ही अगर जान लें, ऊपर तो आप लोग लिख चुके होंगे ना, ठीक है। तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर बात करें इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है? एस्टेब्लिशमेंट इसका है 1958 में। और अगर इसकी बात करें हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें वर्तमान में इसके हेड कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है समीर वी कामत। जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं उनका नाम है समीर वी कामत। तो ये तो कुछ बात रही डीआरडीओ के विषय में। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट कब है? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। हेड इसे कौन है? समीर वी कामत। ये है। मिसाइलों का परीक्षण होता है, मिसाइलें बनती हैं, प्रक्षेपण यान होते हैं, उन सबको बनाने वाला कौन होता है? ये सब डीआरडीओ। इन सब का निर्माण डीआरडीओ में ही किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसरो की। इसरो की जरा बातचीत कर ली जाए। अगर इसरो की अगर बात करें
तो इसरो का पहले पूरा नाम आप लोग बता दें जरा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बात करें इसरो का इस्टेब्लिशमेंट कब है, इसका इस्टेब्लिशमेंट है 15 अगस्त 1969। और अगर हम बात करें हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। और अगर वर्तमान में अगर बात करें हम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हेड कौन है, इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। अच्छा, यस सोमनाथ ने किसका स्थान लिया है, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, उनका नाम था के सिवान। इसके पहले इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान, लेकिन इस समय है यस सोमनाथ। तो ये तो कुछ बातचीत रही इसरो के विषय में। क्या है इसरो का फुल नेम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट है 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, हेड इससे कौन है, यस सोमनाथ। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सेबी की। सेबी की अगर बातचीत किया जाए, सेबी की अगर बात करते हैं तो पहले तो इसका पूरा नाम ही हम लोग जान लें जरा। इसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोगों ने सेंसेक्स का नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। इन सब को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उन सब को ये रेगुलेट करती है। अगर मैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, जो सेबी है, सेबी जो है अगर इसकी बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट इसका है 1962 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है। अगर इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। और इसके अगर हेड की अगर हम बात करें, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है माधुरीपुरी बुच, उनका नाम है। ये है वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष। तो ये तो कुछ बात रही सेबी के विषय में। सेबी का फुल नेम क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितने भी एक्सचेंज बोर्ड है अपने यहाँ, एनएससी हो गया, बीएससी वगैरह हो गया, इन सबको रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है सेबी। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1962 में है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है माधुरीपुरी बुच। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन देखा जाए बीसीसीआई। बीसीसीआई की अगर बात करते हैं, बीसीसीआई का पूरा नाम पहले क्या होता है यही हम लोग जान ले। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और अगर हम बात करें आगे बीसीसीआई की, तो जो बीसीसीआई का इस्टेब्लिशमेंट है वो है आपका 1928 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। और अगर वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, यानी कि जो इसके हेड हैं, हेड कौन है इसके, रोजर बिन्नी बीसीसीआई की वर्तमान में अध्यक्ष है। यहाँ तक आ रहा है ये वीडियो में, रोजर बिन्नी आ रही है, हाँ ठीक, रोजर बिन्नी इसके हेड है। तो ये तो कुछ रही बात बीसीसीआई की रही। बीसीसीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट 1928 में, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। हेड कौन है इसके, रोजर बिन्नी है। चलिए आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी की बात करें तो इसका नाम क्या है आपका, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर इसकी बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट इसका 1909 है। अगर इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, दुबई में है। और अगर इसके हेड की बात करें, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ग्रेग
बर्कले। और कभी कभी इनका देश पूछ लेता है किस देश से हैं ये, तो इनके देश का क्या नाम है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ये रहने वाले हैं ग्रेग बर्कले। आईसीसी के विषय में ये कुछ बात रही। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल नेम है उसका। इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1909, हेडक्वार्टर दुबई में, हेड इसके हैं ग्रेग बर्कले। चलिए आगे बात करते हैं। आगे TTFI है। चलिए बात करते हैं TTFI। पहले तो इसका हम लोग पूरा नाम ही जान लेते हैं। TTFI का पूरा जो नाम है वो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये तो इसका पूरा नाम है। और अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें, टेबल टेनिस खेल आप लोग जानते होंगे, तो जो टेबल टेनिस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है उसी का नाम है TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत में जो टेबल टेनिस को रेगुलेट करते हैं। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें 1926 में इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो इसके हेड हैं, अगर उनकी अगर हम बात करें, वर्तमान जो उसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है मेघना अहलावत। ये TTFI की अध्यक्ष हैं। अगला है आपका नाबार्ड की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम होता है। नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम होता है। और अगर हम बात करें इसका जो इस्टेब्लिशमेंट इसका है 1982 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर, इसका केंद्र जो है वो है आपका मुंबई। और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में KV शासी उनका नाम है। नाबार्ड के जो अध्यक्ष है वर्तमान में उनका नाम है KV शासी। इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं 1982, हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई। तो ये तो कुछ बात रही नाबार्ड की। तो आज की जो क्लास थी यहीं तक थी। बाकी आप लोग इन सारी चीज़ें जितना कुछ आप लोगों को बताया गया उसे अच्छे से लर्न किए रहेंगे। जो ऑफलाइन बैच के हैं उन सब से अगले दिन पूछा जाएगा। बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। कमेंट बॉक्स में अगर कोई सुझाव आप देना चाहें तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।